डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल एन स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 NCERT मैथ, जिसका चैप्टर 2 जो है तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम आपको चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी जो है तो आपको बताएंगे। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। तो इसको जानने से पहले यदि हम चर के बारे में थोड़ा समझ लें तो हमें रैखिक समीकरण को समझने में जो है तो और आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि चर और अचर क्या होते हैं। चर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, और होता है एक अचर। क्या होता है? अचर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो चर क्या होते हैं देखिए, जैसे कि मैं यहाँ ले लूँ x, y, z, a, b, c ऐसे etc। और अचर क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ले लें यहाँ ये etc। तो इसको देखकर आप समझ पाए होंगे कि जो चर है, तो चर में जो अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं, या कि कहें कि जो ABCD होती है। क्या होती है? ABCD जो होती है A to Z, तो वो जो हैं तो चर में प्रयोग किए गए हैं। मतलब चर जो होते हैं तो ABCD के जो है तो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं। और अक्षर जो होते हैं तो संख्यात्मक मान। क्या होते हैं? संख्यात्मक मान, या कि कह सकते हैं कि जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम अचर कहते हैं। और जो चर होते हैं वो क्या हैं? अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं। तो इनको डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि चर एक ऐसा मान होता है जो कि अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है, अर्थात इसका मान जो है तो सदैव बदलता रहता है या कि परिवर्तित होता रहता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई समीकरण हम हल कर रहे हैं, है ना, तो उसमें जो है तो हम x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं। मतलब अपनी स्वेच्छा से जो है तो उसमें कोई भी हम चर जो है तो ले सकते हैं। लेकिन अचर को ऐसा नहीं कर सकते। तो अचर को हम कह सकते हैं कि अचर ऐसे मान होते हैं जिनका मान जो है तो स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी होता है, अर्थात परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है। यदि एक है तो एक ही रहेगा, दो है तो दो ही रहेगा, तीन है तो तीन ही रहेगा। अर्थात इसको हम बदल नहीं सकते, ना कि ये मान हम जो है तो अपने से ले सकते हैं। इनको मान नहीं सकते, लेकिन इनको जो है तो माना जा सकता है। तो चर ऐसे मान हैं जो अस्थायी होते हैं, जिनका मान जो है तो परिवर्तित होता रहता है, ये कि चलायमान राशि होती हैं, ऐसा कह सकते हैं। और अचर वे मान होते हैं जिनका मान जो है तो स्थायी होता है, अर्थात नहीं बदलते हैं। क्या होते हैं? इनका मान जो है तो नहीं बदलता है। तो आप इसको तो समझ पाए होंगे। अब देखिए है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम रैखिक समीकरण इसको जान लेते हैं। रैखिक समीकरण, देखिए जान लेते हैं कि रैखिक समीकरण क्या है। तो जैसे नाम से ही पता है, रैखिक समीकरण। रैखिक मीन्स होता है एक। क्या होता है? एक। और समीकरण, समीकरण जो है तो जैसे हमने पिछली कक्षाओं में बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ा था,
तो बीजी व्यंजकों में क्या होता है कि चर और अचर से मिलकर के जो पद तैयार होते हैं या कि दो या दो से अधिक पद रहते हैं तो उन्हें हम क्या कहते थे, बीजी व्यंजक कहते थे। क्या कहते थे, बीजी व्यंजक, जो कि दो या दो से अधिक पद होते थे। लेकिन समीकरण जो होते हैं तो बीजी व्यंजक के ऐसे मान होते हैं जो चर के विशिष्ट मान के लिए जो है, जो चर के विशिष्ट मान के लिए जो है तो सत्य होते हैं। क्या होते हैं, चर के विशिष्ट मान के लिए सत्य होते हैं। समीकरण बीजी व्यंजकों का एक ऐसा मान होता है जो चर के विशिष्ट मान के लिए दोनों पक्षों के लिए जो है तो समान रहता है या कि बराबर रहता है या कि सत्य रहता है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब चूंकि ये रैखिक है, क्या है, रैखिक, मतलब ऐसा समीकरण जिसकी जो है तो घात कितनी होनी चाहिए, चर की घात 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, चर की घात 1 होनी चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए इसको, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। क्या होती है, चर की अधिकतम घात 1 हो और चर के विशिष्ट मान के लिए, विशिष्ट मान के लिए दोनों पक्ष क्या हो, बराबर हो या कि समान हो, बराबर हो। देखिए रैखिक समीकरण क्या है, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा है 3x + 5, यहाँ लिखा है मान लीजिए 7। क्या लिखा है, 3x + 5 = 7। तो यहाँ देखिए x की घात 1 मानी जाएगी। जहाँ x की घात या कि किन्हीं चर की घात कुछ नहीं होती है, वहाँ जो है तो 1 घात मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 1। तो यहाँ x की घात 1 मानी जाएगी। लेकिन 1 जो है तो लिखा नहीं जाता है ना, उसे हम 1 मान लेते हैं, लेकिन 1 जो है तो लिखा नहीं जाता है। इसलिए देखिए यहाँ चर की जो है तो घात 1 है और ये जो है तो इसका मान जो है तो दोनों पक्षों के लिए जो है तो क्या है, बराबर है या कि समान है या कि दोनों पक्षों को जो है तो सत्यापित करता है ना। अगर ऐसा होता है तो ये जो है तो एक समीकरण है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो रैखिक समीकरण क्या है, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो और चर के एक विशिष्ट मान के लिए दोनों पक्ष जो है तो बराबर हो, ऐसा समीकरण रैखिक समीकरण जो है तो कहलाता है। तो ये हो गया रैखिक समीकरण। इसके बाद है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब जानिए इसको हम कैसे जानते हैं। देखिए क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये भी नाम से मालूम है, एक चर मतलब ऐसा समीकरण जिसमें एक चर हो। क्या हो, ऐसा समीकरण जिसमें एक ही चर हो। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण तो मैंने आपको बता दिया। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या हैं, ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें केवल एक ही चर हो, मतलब एक से ज़्यादा उसमें चर नहीं होने चाहिए। तो ऐसे समीकरण को एक चर वाले रैखिक समीकरण जो है तो कहते हैं। तो लिख दीजिए इसको भी कि ऐसा समीकरण
ऐसा समीकरण जिसमें एक चर हो और चर की अधिकतम घात एक हो। मतलब एक चर भी हो और चर की अधिकतम घात एक भी हो। अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें एक चर हो और चर की अधिकतम घात एक हो, तो इस प्रकार के समीकरण को जो है तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसको देखिए कि जैसे कि मान लीजिए ये उदाहरण जैसे हम लिए थे यहाँ 3x + 5 = 7। तो इसमें देखिए एक ही चर है, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है। लेकिन जैसे मान लीजिए कुछ सवाल ऐसे रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए उदाहरण के लिए आप, जैसे मान लीजिए ये भी एक सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल में देखिए कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक से ज़्यादा चर हैं, हम ये नहीं कहेंगे इन्हें कि यहाँ जो है तो एक से ज़्यादा चर हैं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये है तो एक ही चर जो है तो चर की संख्या तो एक ही है ना। दो चर कब कहलाएंगे, मतलब एक से ज़्यादा चर कब कहलाएंगे? जब मान लीजिए ऐसे हो 3x + 2y = मान लीजिए 7 है। ऐसा समीकरण यदि कोई है तो हम इसको मानेंगे कि ये एक जो है तो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दो चर हैं। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण वही कहलाएगा जिसमें केवल एक चर हो और चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। तो ऐसे समीकरण को एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब आइए जानते हैं समीकरण हल करने की विधियाँ। क्या जानते हैं? समीकरण हल करने की विधियाँ। समीकरण हल करने की विधियाँ। देखिए समीकरण को जो है तो हम दो प्रकार से जो है तो हल कर सकते हैं। एक होता है पक्षांतरण विधि। कौन सी विधि? पहली होती है पक्षांतरण विधि और दूसरी हम कह सकते हैं, पहली होती है पक्षांतरण विधि और दूसरी होती है समीकरण के दोनों पक्षों में संक्रियाओं द्वारा। कैसे? समीकरण के दोनों पक्षों में जो है तो हम संक्रियाओं द्वारा जो है, या कि कह सकते हैं कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना, इन विधियों द्वारा जो है तो हम समीकरण को जो है तो समानता के थ्रू जो है तो उसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण के दोनों पक्षों में संक्रियाओं द्वारा। समीकरण के दोनों पक्षों में समान संक्रियाओं द्वारा, समान संक्रियाओं द्वारा। इसको जब मैं एग्जाम्पल्स जो है तो बताऊंगा तो आपके समझ में आएगा। मैंने पहला क्या बताया कि पक्षांतरण विधि और दूसरा बताया कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संक्रियाओं द्वारा। संक्रियाएं मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पक्षांतरण विधि के बारे में जो है तो बताते हैं और इसका जो है तो उदाहरण भी आपको जो है तो बताते हैं।
तो जैसा हम पक्षांतरण विधि इसको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लीजिए ये ले लिए, ठीक है। ये हो गया, ये एक समीकरण है, इसको हम पक्षांतरण विधि से जो है तो हल करेंगे। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, समझिए। ये चर है, क्या है, ये चर मान है, मतलब इसमें ये ऐसा पद है जिसमें चर भी है। तो हमको x की मान ज्ञात करनी है, क्योंकि चर में समीकरण में जो है तो चर का मान ही जो है तो ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x बराबर, देखिए पक्षांतरण विधि में क्या होता है, पक्षांतरण विधि में जब हम किसी पद को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर ले जाते हैं, बाएं पक्ष से जो है तो दाएं पक्ष की ओर ले जाते हैं, या कि दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की ओर ले जाते हैं, तो जो चिन्ह होते हैं तो वो क्या होते हैं, बदलते हैं। क्या होते हैं, बदलते हैं। मतलब जो जोड़ का चिन्ह है तो घटाना में बदलेगा, घटाना का जो है तो जोड़ में बदलेगा, गुणा का जो है तो भाग में बदलेगा, और भाग का जो है तो गुणा में बदलेगा। यही प्रोसेस जो है तो इसमें चलती है। तो जैसे ये 2x किए, अब देखिए मान हमको इसका ज्ञात करना है, तो 2x बराबर किए, अब 4 लिखेंगे। देखिए अब इसको हम इसके साथ में रखेंगे, लेकिन ये जो है तो इस समानता के चिन्ह के जो है बराबर के, इक्वल के साइन के जो है तो उस पार जाएगा। तो ये +5 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, 2x 2x, देखिए क्या 4 में 5 घटेगा, नहीं घटेगा। 5 में 4 घटाएंगे, क्योंकि छोटी संख्या बड़ी संख्या नहीं घटेगी, तो 5 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, लेकिन -1 आएगा। x बराबर हो गया -1/2। ये क्या हो गया, आंसर। देखिए हम मैंने कैसे किया, ये 2x इसका मान ज्ञात करना था, ये बताया ना, ये 4 था, ये प्लस है तो उधर गया तो क्या हो गया, माइनस, क्योंकि मैंने पक्षांतरित किया है। क्या किया है, पक्षांतरित। तो यहाँ प्लस का जो चिन्ह था तो माइनस में जो है तो कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ मैंने 2x बराबर इसको घटा के लिखा तो -1 हुआ। अब x देखिए मैंने बताया ना, ये क्या है, गुणा है, यहाँ 2 और x के बीच में गुणे का चिन्ह माना जाएगा। तो जब ये 2 को हम उधर ले जाएंगे तो ये भाग में चला गया बटे, और ये 2 इधर लाए तो ये बटे में चला गया। तो पहला तो ये पक्षांतरण विधि का जो है तो एक उदाहरण हो गया। तो हम आशा करते हैं कि जो है आप इस उदाहरण को समझ पाए होंगे कि कैसे कैसे जो है तो हम इसे किए हैं। इसके बाद हम दूसरा आपको बताते हैं, ये पक्षांतरण विधि था। कौन विधि थी ये, पक्षांतरण विधि। इसके बाद जो है दूसरी कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संक्रियाओं द्वारा। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं, ये क्या है। ठीक इसी को हम देखिए सॉल्व करते हैं उस एग्जाम्पल्स में। तो देखिए इसका एक रूल होता है, क्या रूल होता है, जैसे मान लीजिए ये समीकरण है, एक बार हम इसको लिख लेते हैं। ये मान लीजिए समीकरण है, इसी को हम इस मेथड से जो है तो सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है 2x + 5, सॉरी यहाँ बराबर 4 है, क्या है, बराबर 4। तो इस तरह ये जो है तो लिखा है। तो देखिए हमें क्या करना है, मैंने क्या लिखा है यहाँ कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संक्रियाओं द्वारा। मतलब ये है कि यदि इधर बाएं पक्ष में यदि हम कोई संख्या जोड़ेंगे तो उसी समान संख्या को हमें जो है तो दाएं पक्ष में भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम बाएं पक्ष में कोई संख्या घटा रहे हैं तो दाएं पक्ष में भी हमें जो है तो उसी संख्या को घटाना पड़ेगा। इधर बाएं पक्ष में हम किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो दाएं पक्ष में उसी संख्या से हमको गुणा करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार यदि इस पक्ष में भाग करेंगे तो उस पक्ष में इसी संख्या का जो है तो भाग उस पक्ष में भी करेंगे। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़कर
समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या को घटा करके, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा करके, या कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से भाग करके जो है तो हम समीकरण को इस मेथड से जो है तो हल कर सकते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए हल करेंगे। देखिए अब यहाँ देखिए 2x + 5 = 4 है। तो इसमें आप ये देखिए कि इसमें से हम क्या हटा सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ +5 है। क्या है? +5 है। तो अगर इसमें हम -5 जो है इसके साथ जो है तो लिख देंगे तो प्लस माइनस जो है तो कट जाते हैं। साइन जो है तो प्लस माइनस क्या होंगे, संख्याएं जो होंगी तो कट जाएंगी। तो अगर हम इसके साथ -5 लिख देंगे तो प्लस माइनस घट करके जो है तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम देखिए कैसे करेंगे। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2x + 5, और एक बार इसको हम लिख लेते हैं ऐसे। देखिए 2x + 5 - 5 और बराबर। देखिए मैंने कर दिया ना। अब हमको 5 हटाना था तो 5 को हटाने के लिए मैंने क्या किया, इसके साथ -5 लिख दिया। -5 क्यों लिखा? क्योंकि प्लस माइनस जो है तो घट जाएंगे, मतलब ये कट जाएंगे, प्लस माइनस जो है तो कट जाएंगे यहाँ। ठीक इसी प्रकार ये जो -5 मैंने इधर घटाया है, इसी -5 को उधर भी हमें घटाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा समीकरण जो है तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी -5 को जो है तो घटा देंगे -5 को। तो देखिए ये से ये कट गया तो ये कितना बच गया, 2x। यहाँ हम लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में -5 जो है तो घटाने पर, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए कि दोनों पक्षों में 5 घटाने पर लिख दीजिए तो ठीक रहेगा। 5 घटाने पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, दोनों पक्षों में 5 घटाने पर। इसके बाद इसको हम लिखेंगे 2x, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x बराबर हो जाएगा 4 में 5 तो घटेगा नहीं, तो 5 में 4 घटाएंगे तो वही -1 आएगा। अब देखिए अब यहाँ से हमको ये 2 को हटाना है। किसको हटाएंगे? 2 को, ये अचर मान को फिर से हटाना है। तो इसके लिए अब देखिए क्या करेंगे, यदि इसमें हम 2 का ही भाग दे दें तो ये 2 जो है तो हट जाएगा। क्या होगा, यदि इस 2 में 2x में यदि हम 2 का नीचे भाग दे दें तो ये 2 जो है तो हट जाएगा। तो इसके लिए हम देखिए फिर से करेंगे उसी तरह 2x/2 इधर करेंगे, इधर भी 2 करेंगे, क्योंकि मैंने इधर किया तो इधर भी करेंगे। बताए ना कि यदि बाएं पक्ष में जो प्रोसेस करेंगे वही दाएं पक्ष में करेंगे, तभी जो है तो हमारा समीकरण जो है तो संतुलित समीकरण रहेगा, नहीं तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ये हो गया। देखिए 2 से 2 ये कट गया, तो यहाँ x बस बचा और यहाँ -1/2 बचा। यही क्या हो गया, आंसर। तो ये जो हो गया पक्षांतरण विधि से, और ये समीकरण के दोनों पक्षों में समान संक्रियाओं द्वारा, मतलब 2 विधियों द्वारा जो है तो हम समीकरण को हल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया था, दोनों पक्षों में समान संख्या को घटाया था, और यहाँ मैंने क्या किया था, दोनों पक्षों में जो है तो समान संख्या से भाग दिया था। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए होंगे। स्टूडेंट्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और अभी तक आपने जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे इसी प्रकार की ऑल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।